Good morning, everyone. Hope you are all safe at your respective homes and doing well. Please take care of yourself and your family too. And hopefully, this period will be over soon. Today, we'll be starting with the place where we left last in the college lecture. अभी तक हमने जो पढ़ लिया that was we talked about 1NF and what is introduction to normalization we have done till now. Today we'll be talking about second normal form. But before going into the definition of second normal form, the prerequisite is to find the candidate keys in a given schema. So first of all, we'll be talking about the procedure as well as we'll do a number of questions based upon finding candidate keys so that we'll have a transparent idea about how actually we'll be finding them in a given schema. Fine. So here the first question is, we are having a relation named R in which the attributes are, we are having 6 attributes. These are namely A, B, C, D, E, F. From now onwards, whenever we'll be talking about normalization or finding functional dependencies, in spite of referring all the attributes by their original real name, we'll be referring them by some character values as A, B, C, D, E, F. Fine. In every question, we'll be given some functional dependencies. And here the functional dependencies that we are having are A determines B, A determines C, D determines E, and AD determines F. Fine. देखिए प्रोसीजर जो है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन बट विल ऑलवेज हैव अ करेक्ट आंसर विथ दिस प्रोसीजर. फाइन. सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो राइट साइड में प्रेजेंट नहीं हैं हमारी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी चेकिंग द एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट बीइंग प्रेजेंट इन right hand side of the given functional dependencies. And here if I be checking, I get the result as A and D. You can see A derives B, A derives C, B derives E, and AD derives F. A is not present in right hand side, right? And D is not present in right hand side. Fine. देखिए ये फाइंड करने से हमें ये तो पता चल जाता है कि जो भी हमारी कैंडिडेट की होगी उसमें A और D ये दो एट्रीब्यूट तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे. फाइन. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास गिवन स्कीमा था, उसमें कुछ गिवन एट्रीब्यूट्स थे, कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी. हमने चेक किए ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो स्कीमा में तो है लेकिन राइट हैंड साइड में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स these attributes are not derived by any other attribute. Fine. इस एग्जाम्पल में हमें पता चला कि वो एट्रीब्यूट्स हैं A और D. फाइन. अब हमें क्या करना है, जो एट्रीब्यूट हमें मिले हैं हमें उसका क्लोजर फाइंड करना है. क्लोजर फाइंड करना हम सीख चुके हैं पहले. क्लोजर फाइंड करने का मतलब है, उसको हम वापस से रिपीट करते हैं. क्लोजर फाइंड करने का मतलब सबसे पहले वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस प्लस साइन ए डी प्लस ए डी का हम क्लोजर निकालेंगे. देखिए जिस भी की का हम क्लोजर निकालेंगे वो की अपने आप को तो डेराइव करेगी ही करेगी. फाइन. इट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. सो इट इज ए डी. नाउ ए डेराइव्स बी तो हम यहाँ पर बी को इंक्लूड करेंगे. ए डेराइव्स सी तो हम यहाँ पर सी को इंक्लूड करेंगे. D derives E तो हम यहाँ पर E को इंक्लूड करेंगे. एंड AD derives F और AD यहाँ पर है तो हम इसमें F को इंक्लूड करेंगे. दैट मीन्स AD के साथ जब मैं क्लोजर निकालती हूँ तो मैं अपना पूरा रिलेशन डेराइव कर सकती हूँ. इसका यही मतलब हुआ
कि अगर मैंने ए डी का क्लोजर लिया तो मुझे पूरा का पूरा रिलेशन एज इट इज मिल रहा है। दैट मीन्स ए डी इज अ कैंडिडेट की, इज सच अ कैंडिडेट की जिससे मैं की मान सकती हूँ, जिससे मैं अपना रिलेशन डिराइव कर सकती हूँ। अब देखिए ए डी प्लस हो गया, ये मैंने इसको मान लिया कि ये मेरी कैंडिडेट की है। फाइन। अब देखिए दूसरी बात ये कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ए डी ही एक कैंडिडेट की होगी, लेकिन जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं आ रहे, दैट मीन्स जो एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट के थ्रू डिराइव नहीं हो रहे हैं, वो कैंडिडेट की मैंने बना लिया। अब वो मेरी हर कैंडिडेट की के अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब अगर मैं इसमें और प्रोबेबिलिटी लेती हूँ, अगर मैं इसमें और एड ऑन वैल्यूज लेती हूँ, तो वो इसकी सुपर की तो बन सकते हैं लेकिन इसकी कैंडिडेट की नहीं बन सकते हैं। फाइन। इसलिए मेरे को इस रिलेशन में, इस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में जो कैंडिडेट की मिलेगी वो होगी ए डी प्लस। फाइन। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में फिर से मेरे पास जो रिलेशन है वो आर नाम से है और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वापस से ए बी सी डी ई एफ है। नाउ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए डिराइव्स सी, सी डिराइव्स डी, डी डिराइव्स बी एंड ई डिराइव्स एफ। फाइन। अब मुझे इस रिलेशन की सारी कैंडिडेट कीज फाइंड करनी है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेम प्रोसीजर। मैं देखूंगी कि ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो राइट हैंड साइड में नहीं है, दैट मीन्स जो किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू डराइव नहीं हो रहे हैं। वो एट्रीब्यूट्स मुझे पता चले ए राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, बी है, सी है, डी है, ई राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है। तो ये मुझे पता चल गया कि मेरी जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें ए और ई तो प्रेजेंट होगा ही होगा। फाइन। अब मैं ए और ई का क्लोजर निकाल कर देखती हूँ कि क्या मैं इससे पूरा रिलेशन डराइव कर पाती हूँ। दैट मीन्स क्या ये वाकई में ये कॉम्बिनेशन जो मैंने ए और ई का बनाया है, क्या ये वाकई में कैंडिडेट की है या नहीं है। फाइन। तो मैंने ए ई का क्लोजर निकाला। ए ई अपने आप को डराइव करेगा ही करेगा, अगेन बाय द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए सी को डराइव करता है तो मैं इसमें सी को इंक्लूड करूंगी, सी डी को डराइव करता है तो मैं इसमें डी को इंक्लूड करूंगी, डी बी को डराइव करता है मैं बी को इंक्लूड करूंगी, ई इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ई एफ को डराइव करता है तो मैं इस के थ्रू इसमें ई को एफ को इंक्लूड करूंगी। फाइन। दैट मीन्स ये मेरी कैंडिडेट की बन गई है। Now we'll talk about the third question. Again, I'm having a relation. I'm having some number of attributes and the related functional dependencies over it. Again, with the same procedure, we'll see. ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। फाइन। वो मिले ए राइट हैंड साइड में कहीं पर नहीं है, मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया। बी राइट हैंड साइड में कहीं पर नहीं है, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इसका क्लोजर निकालती हूँ क्योंकि जो भी मेरी कैंडिडेट की होगी उसमें तो ये एट्रीब्यूट होगा ही होगा। फाइन। देखिए ए बी का मैंने क्लोजर निकाला, ए बी इंक्लूड होगा ही होगा। ए बी सी को डराइव करता है, मैंने यहाँ सी को लिख लिया। ए डी ई को डराइव करता है तो मैंने यहाँ डी ई को लिख लिया। बी एफ को डराइव करता है, बी यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैंने एफ को लिख लिया। एफ जी एच को डराइव करता है तो मैंने जी एच को लिख लिया। देखिए इस टाइम में आपके जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा सबसे पहला वो ये आएगा कि क्या इसमें और कैंडिडेट की नहीं हो सकती, क्या इसमें कोई और कॉम्बिनेशन की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। देखिए जिस एट्रीब्यूट को कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी डेराइव नहीं कर रही है वो मेरे की का पार्ट है, ये तो पक्की बात है। फाइन। कैंडिडेट की मैं उस की को कहती हूँ जो मिनिमल सबसेट होता है किसी भी सुपर की का। अगर मैं एक और की इस रिलेशन के बारे में सोचूं ए बी सी या ए बी सी डी तो वो एक सुपर की तो बन सकता है लेकिन वो एक कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। दैट मीन्स दैट सेट किसी भी सुपर की का मिनिमल
सबसेट इज कैंडिडेट की। फाइन। कैंडिडेट की का कोई भी प्रॉपर सबसेट की नहीं होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट की है। दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए के थ्रू सब कुछ डेराइव कर पा रहे हो। दैट मीन्स अगर मैं ए का क्लोजर निकालूं, मैंने देख लिया कि कैंडिडेट की ए और बी है। अगर मैं ए का क्लोजर निकालूं तो ए का क्लोजर ए अपने आप को डेराइव करेगा ही करेगा थ्रू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए डी ई को डेराइव कर रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ डी ई। फाइन। अब आगे वी आर स्टक, इसमें मैं आगे पूरे रिलेशन को डेराइव नहीं कर पा रही हूँ। सिमिलरली मैं अगर बी का क्लोजर निकालती हूँ तो इट इज बी, B is deriving F, so I'll write F as well. F is deriving G and H, so I'll write this as well. अब इसके आगे we are again stuck. मैं इसके आगे फाइंड ही नहीं कर सकती हूँ इस रिलेशन को। दैट मीन्स इस की का कोई भी प्रॉपर सबसेट की नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है क्योंकि इसके दो ही प्रॉपर सबसेट हैं, एक तो A एक तो B। मैंने A का भी क्लोजर निकाल कर देख लिया, B का भी क्लोजर निकाल कर देख लिया। फाइन। ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो मैं कह सकती हूं कि ये जो मेरी की है वो कैंडिडेट की होगी। फाइन। अब हम फोर्थ रिलेशन की बात करते हैं। इट इज अ बिट ट्रिकी वन, तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझ